हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी के कहने पर हम बायोलॉजी के MCQS वाले क्वेश्चन को कराने वाले हैं। और ये बहुत ज्यादा लाजवाब होते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है और यहां से आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो के जरिए ये समझिएगा कि 9 से 10 नंबर तक क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि 6 नंबर तक का तो आपका आता है शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन, साथ ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला करके 9 से 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। और ये इनमें ज्यादा कुछ मेहनत करना नहीं होता है, क्योंकि हमने बताया ना, ये आपके एकदम शॉर्ट टाइप वाले होते हैं, जिसको बोला जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इनको कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप इनको देख लेते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, बढ़िया से समझना है मेरे प्यारे रसगुल्लों। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां से पहला क्वेश्चन, और पूरे बुक का लिया गया है, ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर 4 चैप्टर, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप केवल 2 चैप्टर देख लीजिए, 4 चैप्टर नहीं। ठीक है, अब आपके पास भाई खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। क्या करना है, आपको 2 आभासी फलों के नाम लिख देना है कि 2 आभासी फल कौन कौन से। देखिए, आभासी फल या झूठा फल हम डिटेल्स में समझा चलेंगे। अगर परिभाषा भी पूछ ले आभासी फल क्या होता है, तो ऐसे फल जिसमें क्या होता है, फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर के वो अन्य भाग से भी, यानी पुष्पासन हो गया, दल हो गया, बाह्य दल हो गया, इन सब से भी होता है। ठीक है, तो ये आभासी फल या झूठा फल या मिथ्या फल कहलाते हैं। जैसे में 2 आभासी फल का नाम पूछ लिया है, एक तो अपन सेब लिख देंगे और दूसरा अपन स्ट्रॉबेरी। ठीक है ना, स्ट्रॉबेरी, ये क्या हो गया, आभासी फल हो जाते हैं। ठीक है, हो गया। दूसरा है कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। मतलब ऐसे 2 पौधों के नाम लिखिए जो जल में परागण करते हैं। तो पहला हो गया हाइड्रा, हाइड्रा या इसी को हाइड्रिला कहा जाता है। ठीक है, तो एक हो गया आपका हाइड्रा, दूसरा हो गया बेलिस नेरिया, बेलिस नेरिया। ठीक है, बेलिस नेरिया हो गया। ठीक, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। अगला, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 24 में भी आया था, 25 में भी, कि पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। या ऐसे खोल देगा कि फूल में दल पुष्प का क्या कार्य होता है। तो जो दल पुष्प होता है, बोले तो जो पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियां, जैसे गुलाब में रंग बिरंगी जो पंखुड़ियां होती हैं, गुलाबी रंग की, लाल रंग की। ठीक है, गुलाब कई तरह के होते हैं, पीले रंग की, उनमें पंखुड़ियां होती हैं। ठीक है, या गेंदे के पुष्प में जो पंखुड़ियां हैं, इसी तरह से अगर हम अदर पुष्प में बात कर ले, जो पेटल्स होती है, पंखुड़ियां होती है रंग बिरंगी, उनका क्या कार्य होता है। तो उनका कार्य क्या, प्रमुख कार्य क्या बात कर ले बच्चों, तो क्या होता है, कीटों को आकर्षित करना। ठीक, क्या करना, कीटों को आकर्षित करना, आकर्षित करना। ठीक है, तो कीटों को क्या करना, परागण के लिए आकर्षित करना। क्योंकि परागण तभी होगा जब जो कीट होंगे रंग बिरंग, मतलब कीट कह रहे हैं, जो दल होगा, पेटल्स होंगी, वो रंग बिरंगी होंगी, तभी पुष्प मतलब पुष्प की तरफ जो कीट होंगे, कीट पतंग होंगे, वो लुरियाए दौड़े चले आएंगे, है ना, मतलब उनकी तरफ आकर्षित होंगे। उसमें सुगंध होगा, मकरंद रहता है ना, तो सुगंध से जो कीट होंगे, आपका जैसे भंवरा हो गया, तितली हो गया, अन्य जो कीट होंगे, वो उनके रंगों के कारण ही क्या है, आकर्षित होते हैं। अगला है कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो ये होती है द्विगुणित। क्या होती है, द्विगुणित। द्विगुणित बोले तो 2n। ठीक है, परागकण मात्र कोशिका में बात कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि टेपिटम के 2 कार्य लिखिए, कि टेपिटम का कार्य क्या होता है। तो टेपिटम के कार्य में बात कर लें बबुआ, पहला कार्य,
देखिए टेपिटम क्या करता है, हमें मालूम है कि जो पराग कोश होती है उसकी सबसे भीतरी परत टेपिटम होती है। तो टेपिटम का पहला पहला जो कार्य है इसमें क्या है, पराग कणों को पोषण प्रदान करना। पराग मतलब पराग कण को पोषण पोषण प्रदान करना, ये पहला कार्य है। ठीक है ना, ये पहला कार्य हो गया। दूसरा बात कर लें तो हार्मोन्स का स्राव भी होता है। हार्मोन्स का स्राव ये दूसरा कार्य है। तो ठीक है ना, समझ में आ गया कि टेपिटम के कार्य में परागकण का को पोषण प्रदान करना और इसमें हार्मोन्स का भी स्राव होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नोट करते चलिएगा। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वृषण के दो कार्य लिखिए। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाने वाला कि वृषण के दो कार्य लिखिए। तो वृषण के कार्य में बात कर ले, सबसे पहला जो टेस्टिस का कार्य होता है बबुआ, वो क्या होता है कि इसमें शुक्राणु निर्माण होता है। सबसे पहले कि शुक्राणु का निर्माण होता है, सबसे पहला कार्य तो यही हो जाएगा। क्या चीज, शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, तो इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरा कार्य कि इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का भी स्राव होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव ये हो जाता है। अब उसके बाद बात कर ले, अगला है कि अंडाशय के दो कार्य लिखिए। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है बबुआ। ठीक है, जितना आपका वृषण है इंपॉर्टेंट, उतना ही अंडाशय भी है। तो अंडाशय के दो कार्य लिखिए। तो पहला बात कर ले, इसमें जिस तरह से शुक्राणु उसमें निर्माण होता है वृषण में, इसी तरह अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। तो पहला तो हो जाएगा अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण पहला कार्य। अब दूसरा कार्य, इसमें भी हार्मोन्स का स्राव होता है। तो किस किस, एक तो होता है एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। तो यहां पर लिखेंगे कि एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कॉमा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव, हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, कि अंडोत्सर्ग क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 2025 में आ चुका है कि अंडोत्सर्ग किसे कहा जाता है। तो देखिएगा कि क्या होता है, मादा में अंडाशय से, मादा में अंडाशय से 14वें दिन, यानी जो माहवारी प्रक्रिया होती है, तो माहवारी प्रक्रिया के 14वें दिन एक परिपक्व अंडे का निकलना ही क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग। देखिए नाम ही है कि अंडोत्सर्ग, यानी अंडे का उत्सर्ग, यानी अंडे का उत्सर्जन, अंडे का निकलना। ठीक है, तो हम लिखेंगे बबुआ, लिखेंगे कि मादा में, मादा में माहवारी के, माहवारी के 14वें दिन एक परिपक्व अंडाणु का निकलना का, 14वें दिन एक परिपक्व, मतलब 14वें दिन, यहां से 1 मिनट, 14वें दिन अंडाणु मतलब अंडाशय से,
अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु का निकलना या मोचन होना, ठीक है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडोत्सर्ग कहलाता है, ठीक है, ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त चक्र को प्रेरित करने वाले, यहां पे हार्मोन्स के नाम लिख देना है। कोई दिक्कत ना, अभी जो आपने देखा है वही लिख दीजिए। पहला हो जाता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। एक मिनट क्या लिख रहे हैं भैया, आवर्त चक्र को पूछा है, तो पहला है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा है एस्ट्रोजन। दूसरा है क्या चीज? एस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों। कह रहा है वृषण में सार्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो वृषण के अंदर ये भी पूछा गया है और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो वृषण में जो सार्टोली कोशिकाएं होती हैं उनका कार्य क्या होता है, तो उनका कार्य बात कर लें बच्चों तो होता है ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, या शुक्राणु कोशिकाओं को लिख सकते हैं, कोशिकाओं को पोषण व सुरक्षा प्रदान करना, ठीक, ये हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है। तो मनुष्य में जो निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है? फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो आप पूरा लिखेंगे ना कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका में संपन्न होती है या पूर्ण होती है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, मेरे प्यारे रसगुल्लों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एमटीपी तथा आईवीएफ का पूरा नाम लिखिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है आपका। जितने पूर्ण नाम है वो हमने हालांकि एक वीडियो में बता दिया है, ठीक है, जितने भी पूरे पूर्ण नाम होते हैं यहां पर भी पूछ लिया है। एक एमटीपी का पूरा नाम क्या है? ठीक, सबसे पहले आप एमटीपी देखेंगे, ठीक है। एमटीपी का मतलब क्या होता है तो बताया है, सागर्भता चिकित्सीय समापन। याद आया कुछ? तो इसमें क्या होता है, इसका है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये हो गया एमटीपी का। अब उसके बाद आईवीएफ का देखना है। आईवीएफ, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? आईवीएफ, जिसको पात्रे निषेचन या स्वपात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, तो इसका हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, किसका? आईवीएफ का। तो ऐसे पूर्ण रूप वाले भी होंगे। अगला प्रश्न कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का चयन किया?
किन्हीं दो लक्षणों को लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का चयन किया था? तो 7 लक्षणों का। ठीक है, तो यहां पे 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया था। लक्षणों का। अब कह रहा है कि किन्हीं दो लक्षण के नाम लिखिए। तो दो लक्षण में लिख देते हैं ना। पहला है जैसे पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई, ठीक है। और उसके बाद पुष्प का रंग, पुष्प का रंग हो गया। पौधे की लंबाई में लंबा बौना बौना, पुष्प के रंग में सफेद और जो लाल और सफेद होता है। ठीक है, इसी तरह से फली का आकार में तो फूली हुई पिचकी हुई लिख सकते हैं। फली के जैसे बीज का रंग, तो बीज के रंग में भी लिख सकते हैं आपका जो क्या होता है पीला और हरा। ठीक है, तो इस तरीके से 7 विपरीत लक्षण होते हैं। दो लक्षणों का नाम लिख देना है। आगे क्वेश्चन है कि मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न रोग के नाम लिखिए। तो लिंग संलग्न रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जिनका संबंध लिंग गुणसूत्र से होता है। तो ये जेनेटिक होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो ऐसे दो रोग कौन से हैं प्यारे बच्चों? सबसे पहला एक तो हीमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया जिसमें चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता और रक्तस्राव के कारण रोगी की मृत्यु भी हो जाती है, हीमोफीलिया। और दूसरा क्या हो गया? वर्णांधता, बोले तो कलर ब्लाइंड, वर्णांधता। ठीक है, कलर ब्लाइंड जिसमें कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति कुछ विशेष रंग जैसे लाल और हरे में अंतर नहीं बता पाता है। अगला है कि डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या लिखिए। तो देखिए डाउन सिंड्रोम की बात कर लें, सबसे पहले अपन डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में बात कर ले तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या चाहे क्या आप बोले, आप इसमें बोल दें कि 47 या फिर 2n+1 हो जाती है। इसमें कभी कभार ऐसे भी बोला जाता है कि मतलब किस रोग में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अतिरिक्त हो जाता है, तो वो डाउन सिंड्रोम में होता है। डाउन सिंड्रोम क्या है? एक ऐसी बीमारी है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, मतलब क्या कहते हैं 2n+1 या 47 हो जाती है, यानी एक गुणसूत्र अतिरिक्त हो जाता है। और वो भी कब होता है? इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अतिरिक्त बैठ जाता है। ठीक, यानी उस जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आएगा तो जाहिर सी बात है 46 गुणसूत्र होता है, 47 हो जाएगा या 2n+1 यानी यही एक एक्स्ट्रा हो जाता है। अब जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें टर्नर सिंड्रोम में बात कर लें बब, तो टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? तो टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की कमी, यानी एक ये क्या है? ये एकाधी सूत्रता है। 2024 में बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, पूछ लिया था एकाधी सूत्रता और एकल सूत्रता की बीमारी का नाम। ये तो एकाधी सूत्रता, जब एक गुणसूत्र अधिक हो जाए तो एकाधी सूत्रता, और जब एक गुणसूत्र कम हो जाए तो एकल सूत्रता। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या है? इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या जो है वो क्या हो जाती है 45, या फिर यूं कह ले 2n-1 हो जाती है। ठीक है, और इसी में एक लाइन में आपका और आ जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर में याद रखिए, थोड़ा बता दे रहे हैं, क्लाइनफेल्टर में क्या हो जाता है? इसमें भी गुणसूत्रों, इसमें 47 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। मतलब इसमें जैसे 44 प्लस एक्स 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 भी हो सकता है, 44 प्लस जैसे एक्स एक्स वाई भी हो सकता है, यानी इसमें जो एक्स्ट्रा गुणसूत्र आएगा वो एक्स वाला आएगा। ठीक है, यही कारण है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पूरे लक्षण महिलाओं वाले, यानी पुरुषों में ही स्तन का विकास हो जाता है, शरीर पे बाल नहीं होंगे। ठीक है, यानी वो दाढ़ी मूछ की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है, यानी पूरे लक्षण महिलाओं वाले आ जाते हैं। इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, क्योंकि एक्स गुणसूत्र आएगा तो एक्स गुणसूत्र क्या है? पूरा महिलाओं के लक्षण दिखाएगा। ठीक है, तो ये गुणसूत्र हो गए। अगला, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है?
तो हम सभी जानते हैं, तो लिख सकते हैं कि 23 जोड़ी। 23 जोड़ी बोलिए या फिर संख्या में कितने 46 गुणसूत्र, ठीक, इतने बोल सकते हैं। अगला है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ना मजेदार क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए बबुआ। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे, एक मिनट कहां तक हुआ था, हाँ 17 तक हो गया। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्या बोल रहा है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए खंड को क्या करता है, तोड़ता है, डीएनए अणु को तोड़ने का कार्य करता है या डीएनए अणु को काटता है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्रतिबंधन। आप सबको मालूम है प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, यानी इसी को आणविक कैंची या फिर चाकू कहा जाता है। आणविक कैंची या आणविक चाकू इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, अब भाई जब जोड़ दिया है मतलब कोई तोड़ रहा है तो जोड़ने वाला भी चाहिए। तो अगला प्रश्न है, ये याद रखना, ये वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना नीचे वाला नहीं है जितना ऊपर वाला। ठीक, बहुविकल्पी में भी पूछता है या ऐसे पूछेगा कि इसमें पूछता है कि आणविक चाकू किसे कहते हैं, तो मतलब प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक चाकू कहते हैं क्योंकि यह डीएनए अणु को क्या करता है, कुछ विशेष स्थानों से काटता है, बस सीधी सी बात। ठीक है, अब बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि उस एंजाइम का नाम क्या है जो डीएनए अणु को तोड़ता है, तो बहुविकल्पी में दिया रहेगा प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ऐसे ऐसे करके। अगला है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को क्या करता है, जोड़ता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट लिंक होते हैं, ये बहुविकल्पी में प्रीवियस ईयर में ही आया है। तो आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट होते हैं, तो 64 प्रकूट यानी कोडोन, ठीक है, वही प्रकूट है, प्रकूट होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए तथा आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, शर्करा का नाम पूछा है बबुआ। ठीक है, तो डीएनए में कौन सी शर्करा और आरएनए में पूछ रहा है कौन सी शर्करा। तो डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो डीएनए में होती है डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। आरएनए में क्या होती है, राइबोज शर्करा होती है, राइबो लिखिए या राइबोज लिखिए कोई दिक्कत ना, राइबोज शर्करा होती है। समझ में आ गया। अगला है कि आनुवांशिक कूट की दो विशेषताएं लिखिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पिछले साल ही ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा कि आनुवांशिक कूट की दो विशेषताएं लिखना है। तो सबसे पहले इनकी विशेषता में बात कर लें, सबसे पहला कि यह क्या होता है, त्रिक होता है, त्रिक होता है। आपने देखा होगा इनका ट्रिपल चलता है, जैसे यू यू ए, ठीक है, या यू जी सी, ऐसे चलता है, ट्रिपल बॉन्ड चलता है। ठीक है, तो ये मतलब ट्रिपल चलता है, ट्रिपलेट होता है, तो ये त्रिक होता है। दूसरा सार्वत्रिक होता है, ये भी हमें पता है, या फिर अगला एक और लिख सकते हैं कि यह कोमा रहित होता है,
यानी इनमें कॉमा नहीं होगा कि यू है, जी है, सी है, तो मतलब ऐसे ऐसे लिखा, नहीं इनमें कॉमा नहीं होता है, तो ये कॉमा रहित होते हैं। ठीक है, तो दो पूछा है तो दो आएगा, ये शॉर्ट में ही आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन किसने किया? इसकी जो डबल हेलिक्स वाली स्ट्रक्चर है किसने बताया, किसने खोजा था? तो हमने बताया है कि सन 1953 ईस्वी में वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन किया और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिए, तो हम लिख देंगे क्या चीज कि वाटसन तथा क्रिक, वाटसन तथा क्रिक ने। आई बात समझ में, है ना मजेदार? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन गैसों का उपयोग किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन गैसों का प्रयोग किया था। तो किन किन गैसों का किया था बबुआ? सबसे पहला है कि मेथेन, मेथेन का जो कि है CH4, उसके बाद अमोनिया है, अमोनिया का भी यूज किया था NH3। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन का भी प्रयोग किया था H2, और साथ में जल को भी एक फ्लास्क में उबाला था, तो जल वाष्प भी लिया था, बोले तो H2O। ठीक है, तो इन गैसों का मिश्रण, हाँ, क्या है, मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किन्हीं दो अवशेषी अंगों के नाम। तो अवशेषी अंग क्या है, बहुत ज्यादा आता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अवशेषी अंग क्या है? तो ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे, एक्टिव थे, पर धीरे धीरे उनका उपयोग ना होने के कारण वो विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं या फिर भविष्य में विलुप्त हो जाएंगे। वो क्या है, अवशेषी अंग है, यानी जो केवल अब अवशेष के रूप में बचे हुए हैं। अब जैसे में अक्ल दाढ़, ये दांत होता है ना, जिसको बुद्धि दांत, अक्ल दाढ़, उसके बाद निमेषक पटल, आंख की जो होती है, निमेषक पटल, पटल, ठीक है, और उसके बाद एक कशेरुक पुच्छ भी लिख सकते हैं, कशेरुक पुच्छ। तो हमने यहां पर 3 लिख दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला है कि अमीबीय पेचिस के रोगजनक कारक का नाम लिखिए, कि अमीबीय पेचिस किसके कारण से फैलता है। तो इसमें याद रखिएगा, ये बहुविकल्पी में आता है, वैसे तो पूछा ही जाता है। तो क्या होता है इसमें, एंट अमीबा, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ। तो जो पेचिस होती है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ जनित रोग है। याद रखिएगा, जो दूषित भोजन, जल, इन सब का सेवन करने के कारण होता है। वाहक में कौन होती है? तो वाहक में इसमें याद रखिएगा, इसमें वाहक कौन है? तो वाहक में मक्खी होती है। कौन होती हैं? मक्खियां। वाहक में मक्खियां होती हैं। तो ये रोगजनक कारक है, ठीक है, फैलाने का काम ये करती हैं।
बाकी इसमें ये प्रोटोजोआ होता है जो आंत को सबसे ज्यादा प्रभावित अंग पूछ ले तो ये आंत को सबसे ज्यादा डैमेज करती है। ठीक है, अगला है कि मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है। तो मलेरिया रोग का संचरण किसके कारण होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण, याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहीं पर डेंगू पूछता तो अपन बोल देते मादा एडीज इजिप्टी का के। ठीक है, तो मलेरिया रोग जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। अगला है फाइलेरिया रोग के रोग जनक कारक का नाम लिखिए। तो इसमें फाइलेरिया जो रोग होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा जो फाइलेरिया या हाथी पांव इसी को बोलते हैं या इसी को फाइलेरियसिस कहते हैं, ठीक, या फील पांव, कई नाम। तो इसका होता है बुचुरेरिया बैंक्रोफटाई। क्या होता है, बुचुरेरिया बैंक्रोफ्टी लिखिए या बैंक्रोफटाई, क्या लिखिए, बुचुरेरिया बैंक्रोफ्टी, कहीं कहीं बैंक्रोफ्टी लिखा होता है, कहीं कहीं बैंक्रोफटाई लिखा होता है। बैंक्रोफ्टी ये एक फीता कृमि है, फीता कृमि यानी फीते की तरह रोग होता है। और इसमें भी अगर वाहक पूछ लिया जाए, जिससे वाहक आता है, तो वाहक में मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। मादा क्यूलेक्स, ठीक है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अगला है कि डेंगू बुखार का संचरण किस जीव के कारण होता है, आ गया ना। तो भाई ये कहां से पीछे रहेगा, तो ये किसके कारण से होता है, तो मादा एडीज इजिप्टी, ठीक है, तो मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है या इसके कारण होता है। ठीक, यानी वाहक ये होता है। याद आ गया, मतलब समझ में आ गया ना, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हो गया, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बबुआ, तो अलेक्जेंडर, या एलेक कहीं कहीं लिखा होता है, चाहे जो लिखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है ना, फ्लेमिंग ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या है, पहला क्या है, प्रतिजैविक था जिन्होंने, मतलब जिनको इसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। दूसरा है कि किन्हीं दो प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखिए। तो प्रतिजैविक औषधियां यानी एंटीबायोटिक औषधियां क्या होती हैं, तो दो प्रतिजैविक औषधियों के नाम, सबसे पहला आप पेनिसिलिन, जो कि ऊपर लिखा है पेनिसिलिन, ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं स्ट्रिप्टोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, याद रखिएगा। मान लेते हैं जैसे आप भूल जाते हैं, एक और याद कर लीजिए, रेमाइसिन, है ना, इसको भी नहीं याद, तो एक और है नियोमाइसिन। तो कई है, चार है, आप याद रखिए, दो ही आपको याद रखना है, शॉर्ट में दो ही पूछा जाता है, बट अगर कंफ्यूजन हो तो चार लिखा दिए हैं, कोई भी याद कर लो। अगला है, अगला है कि बायोगैस के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो बायोगैस में जो घटक होते हैं ना, बायोगैस के घटक कौन से हैं बबुआ, देखिए इनके घटक में सबसे प्रमुख तो मेथेन ही है, ठीक है,
लगभग 80% तक का यही होता है। फिर उसके बाद CO2 है, फिर उसके बाद एथिलीन है, एथिलीन है, ठीक है, व अन्य गैसें, अन्य गैसें, ठीक है, मतलब साथ में प्रमुख रूप से ये है, बाकी अन्य गैसों का भी मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। मतलब दो ऐसे सूक्ष्म जीवों का नाम लिखना है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले जैसे एनाबीना, एनाबीना, दूसरा हो गया राइजोबियम, राइजोबियम, नॉस्टॉक भी होता है, 3 लिख दे रहे हैं, नॉस्टॉक हो गया, ठीक है, याद रखिए, अच्छी बात है। अगला है कि डबल रोटी के फूलने का कारण, जैसे ब्रेड वगैरह कुछ फूल जाता है, डबल रोटी है फूल जाती है, या कोई भी चीज मतलब जैसे बनाई जाती है जो जिसमें एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो वो अगर फूलती है तो किस कारण से फूलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 के कारण, इसी के कारण वो है रोटी फूल जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की अधिकता होती है? जो सुनहरा चावल जिसको कहते हैं गोल्डन राइस, ये जेनेटिक मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ये क्या है ऑर्गेनिज्म है, बोले तो ये एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधा होता है। पूछा जाता है किस मतलब आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए, तो ये एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधा है। तो ये बोल रहा है कि गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो यहां पे विटामिन ए की अधिकता होती है। किसकी? विटामिन ए। तो विटामिन ए का ये बहुत अच्छा स्रोत है, विटामिन ए। लेकिन अगर यहीं पर प्रोटीन पूछ लेता कि इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, पूछा गया है कई बार, तो इसमें प्रोटीन की बात कर ले तो बीटा कैरोटीन प्रोटीन। तो प्रोटीन कौन सा? बीटा कैरोटीन। विटामिन कौन सा? ए। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बबुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दो आनुवांशिक रूपांतरित पौधों के नाम लिखिए। आ गया ना क्वेश्चन? तो इसमें दो आनुवांशिक रूपांतरित पौधों के नाम में बात कर ले तो सबसे पहला तो जैसे आप सुनहरा चावल लिख सकते हैं, पहला गोल्डन राइस या सुनहरा चावल लिखिए, कोई दिक्कत ना। दूसरा बीटी टमाटर लिख दीजिए, ठीक है। जैसे तीसरा बहुत सारी चीज, अब बीटी से संबंधित बहुत चीजें हैं, और बीटी कपास लिख दीजिए, या बीटी क्या कहते हैं मक्का लिख दीजिए, ठीक है, बस हो गया। इस तरह से ये आनुवांशिक रूपांतरित पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो पारजीनी जंतु के नाम लिखिए। तो जैसे में पहला है गाय, गाय में है या बकरी, तो इसमें आपका गाय में एक आती है उसका नाम है कागा गाय, ठीक है। भेड़ की एक प्रजाति होती है जिसको डॉली भेड़, और एक मीरा बकरी। तो यहां पे हो गया जैसे एक मीरा बकरी, दूसरा हो गया कागा गाय, कागा गाय। दो पूछा था, एक और लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक और है डॉली भेड़, डॉली भेड़। ये क्या है? प्रजातियां हैं, ठीक है। क्योंकि पारजीनी जीव कैसे जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव होते हैं जिनके जीन में हेर फेर बदल के किसी दूसरे जीव का जीन प्रवेश कराया जाता है, फिर उससे एक नई नस्ल वाली प्रजाति तैयार की जाती है।
ठीक है, यहां तक कि चूहे वगैरह भी क्या है, अनपार्जिनी जीव में आते हैं। कई नस्ल ऐसे होते, मोटे मोटे बड़े बड़े होते हैं। मानव इंसुलिन का उत्पादन किसने किया? तो मानव इंसुलिन का उत्पादन एली लिली नामक वैज्ञानिक ने किया था। एली लिली, याद आया कुछ? 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी कराया है, मानव इंसुलिन पर जब टिप्पणी एली लिली ने किया था। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो इंसुलिन था वो क्या है, सुअर और गाय से प्राप्त किया जाता था, लेकिन कुछ लोगों में एलर्जी होने लगी। तो यहां पर क्या है, फिर उसके बाद मानव इंसुलिन के क्षेत्र में एली लिली नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, तरक्की किया, यानी इनका योगदान प्रमुख रहा। आगे है कि बीटी फसल क्या है? तो बीटी फसल आ गया ना, बीटी फसल एक क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई फसल होती है, जिसमें बीटी यानी बैसिलस थोरिनजिएसिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो आप शॉर्ट में जब लिखेंगे 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 यह बैसिलस बैसिलस थोरिनजिएंसिस बैसिलस थोरिनजिएंसिस बैसिलस थोरिनजिएंसिस नामक जीवाणु से तैयार की जाती है, तैयार की जाती है। ठीक है, बस ये हो गया कि बीटी फसल क्या है। तो बीटी फसल क्या है, यह बैसिलस थोरिनजिएंसिस नामक जीवाणु से तैयार की जाती है, जो एक कीट प्रतिरोधी है, यानी जब कोई कीड़ा इसको खाएगा वो अपने आप मर जाता है, क्योंकि इसमें जो बीटी जीवाणु होता है, ये बैसिलस थोरिनजिएंसिस जीवाणु होता है, ये पौधों में जाकर बीटी विष उत्पन्न करता है, और जैसे कोई कीड़ा खाएगा, बीटी विष उसके आहार नाल यानी उसके कीड़े के पेट में जाकर के ये उसको क्या है, मार देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि मनुष्य किस श्रेणी का उपभोक्ता है? तो सर्वाहारी में आता है ये किस में आता है, सर्वाहारी में। कि व्यक्ति का आहार जो है वो सर्वाहार है, वो घास फूस वाली चीज भी खाता है, ठीक है ना, और साथ ही साथ वो क्या है, यहां पर मांसाहारी भी होता है। ठीक है, शाकाहारी तो इस तरह से सर्वाहारी में आएगा ये। हरे पेड़ पौधों को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो ये उत्पादक होते हैं ना, उत्पादक में है ये, प्राथमिक मतलब उत्पादक के अंतर्गत आते हैं हरे पेड़ पौधे। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के आधारभूत इकाई क्या है? तो पेड़ पौधों को ही तो आधारभूत उपाय मतलब इकाई कहा जाता है, उत्पादक, उत्पादक। ठीक, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, तो आधारभूत इकाई हरे पेड़ पौधे ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण लिखिए। तो कृत्रिम पारितंत्र में भाई कोई भी लिख दीजिए ना, जैसे क्या है, झरना लिख दीजिए, झरना लिख दीजिए, तालाब लिख दीजिए। तो ये कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण है। ये कृत्रिम, जो कृत्रिम रूप से बना हुआ हो, जिसको मनुष्यों ने ज्यादातर मतलब बनाया हो, जैसे तालाब हो गया, ठीक है, झरना हो गया, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। किन्हीं 2 संकटग्रस्त प्राणियों के नाम, जो संकट, गहरे संकट में है। तो संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम में सबसे पहला है बब्बर शेर। क्या है, बब्बर शेर, है ना, गुजरात में बब्बर शेर होता है। दूसरा जैसे गैंडा हो गया, एक सींग वाला गेड़ा, गेड़ा यानी जो घोर संकट में है, या फिर यूं कह ले कि एकदम विलुप्ति के कगार पर है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं संकटग्रस्त। अगला है किन्हीं 2 संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम। अरे भाई वही चीज आ गया, फिर से एक बार रिपीट हुआ है, यहां पर ये नहीं होना चाहिए था, यहां विलुप्त नाम है, यहां पे विलुप्त प्रजातियों के नाम।
जो एकदम से विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, तो यहां पे दो विलुप्त प्रजातियों के नाम यहां पे पूछा था, तो पहला तो हो जाएगा, देखिए विलुप्त में पूछा है बबुआ, तो जो विलुप्त हो चुके हैं, तो विलुप्त में सबसे पहला जो एकदम से विलुप्त हो चुका है वो क्या है, तो डोडो पक्षी। डोडो पक्षी, अब ये क्या होता है, डोडो पक्षी वहां के जातियों मतलब जहां जो जनजाति हैं, इनको जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, इनको इतना ज्यादा निवाला यानी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए इनका अस्तित्व ही खत्म। अब दूसरा और एक हो गया गुलाबी सिर वाली बतख। गुलाबी सिर वाली बतख। ठीक है, तो ये क्या है, एकदम से खत्म हो चुके हैं, विलुप्त प्रजाति जिनका अस्तित्व पृथ्वी पर है ही नहीं। अगला है कि किन्हीं दो जैव विविधता तप्त स्थल के नाम, यानी हॉट स्पॉट पूछा जाता है, हॉट स्पॉट बताए हैं जिसको तप्त स्थल। तो पहला हो जाएगा कि पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय हो गया। दूसरा हो गया पश्चिमी घाट। ठीक है, तीसरा इंडो बर्मा भी होता है, लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इंडो बर्मा, ये याद रखिएगा। तो यहां पे ये सारी चीजें याद रखिए। अगला है कि जैव विविधता की क्षति के दो कारण लिखिए, यानी जैव विविधता किस कारण से विलुप्त हो रही, किस कारण से उसका ह्रास हो रहा है, क्षति हो रही है। ठीक है, यानी पेड़ पौधे वगैरह जो है कट रहे हैं। पहला तो पहला लिखेंगे अतिदोहन, या यूं लिख सकते हैं, हाँ पहला अतिदोहन, यानी अंधाधुंध जो वनों की कटाई हो रही है, अति दोहन। अति दोहन एक लिख सकते हैं। दूसरा आवासीय विखंडन, तो अति दोहन का मतलब वही चीज है कि पूरी तरह से, जैसे क्या है कि जंगलों की कटाई होती जा रही है धीरे धीरे, फिर उसके बाद अति दोह मतलब ये आवासीय विखंडन, आवास उनके उजाड़ दिए। इसके साथ ही क्या होता है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये भी लिख सकते हैं, विदेशी जातियों का आक्रमण। इसका मतलब क्या है कि जैसे जाने अनजाने में बाहर से कोई प्रजातियां आ जाती हैं यहाँ पर, और यहाँ की जैव विविधता को नष्ट कर देती है। जैसे क्या है, कैटफिश हो गया, इसी तरह से गाजर घास हो गया जो खेतों में देखा होगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मतलब ऐसी हैं जो जैव विविधता की क्षति का कारण बन रही है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित होता है। देखिए ये तीन क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, इसके पहले भी प्रीवियस ईयर में भी हमने ये चीज बताया था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, बहुविकल्पी में आता है और ये भी इंपोर्टेंट है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो ये अपने यूपी में ही है, तो बोले तो उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश में। अगला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रांत में आता है, किस राज्य में, तो असम में। ये कहां है, असम में। और नेक्स्ट है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में है, एक चीज नोट पॉइंट याद रखना बच्चों, ये नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि जिम कार्बेट को, जिम कार्बेट को हेली नेशनल पार्क
पार्क नाम से जाना जाता था, यानी पहले इसे को, ठीक, यहां पे थोड़ा इधर, कि जिम कार्बेट को पहले, इसे जो है पहले किस नाम से जाना जाता था, तो यहां पर याद रखिएगा कि हेली नेशनल पार्क नाम से जाना जाता था। तो ये भी याद रखिए, अगर हेली नेशनल पार्क आ गया तो ये जिम कार्बेट का ही नाम है, ठीक है ना। समझ में आ गया, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक आपको हम दे सके। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।